हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि हम लोगों ने क्लास 12 स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी कौन कौन सी आपके सिलेबस में है। इसके बेसिस पे जो हमने सॉल्युबिलिटी स्टार्ट की, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो कल मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी टर्म जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है, और जब उसको हम डिफाइन करने चलते हैं तो वहां पे दो टर्म यूटिलाइज होते हैं कि सॉल्यूट, ये कोई भी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट, और ये दोनों जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं अगर वो सॉल्युबिलिटी होने जा रही है तो, और बनाते हैं क्या, सॉल्यूशन, है ना। अब यहां पे अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस कहलाता है डिसोल्यूशन। क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन। और जब ये प्रोसेस रिवर्ट होता है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने पर पार्टिकल फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूट का, और उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। तो अब यहां पे डियर स्टूडेंट समझना यह है कि जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन becomes equal to rate of crystallization, जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है एट ए पर्टिकुलर, एट ए कांस्टेंट, या पर्टिकुलर कह लीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर या एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस कंडीशन में जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने का प्रोसेस और सॉल्यूशन से फिर से सॉल्यूट सॉल्वेंट अपीयर होने का, दोनों में इंटरेक्शन होता है, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है कि नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है जो कि डिसाइड करती है कि जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व होकर के डिसोल्यूशन प्रोसेस और रिवर्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, दोनों के रेट सिमिलर होने पर वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और ये कंडीशन सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, तो कहेंगे सॉल्युबिलिटी इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम फेनोमेना इन विच rate of dissolution becomes equal to the rate of crystallization, and at that condition no more solute can be added at a particular temperature and pressure. Why? Because we know that कि solubility जो होती है that is the maximum amount of solute. It means that no more solute. जैसे आप शुगर वाटर में डिसॉल्व करिए, एक समय ऐसा आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बंद हो जाएगी, क्रिस्टल नीचे दिखने लगेंगे, तो वो जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब वही हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दें, है ना, हीटिंग कर दें, तो जैसे ही हीट करेंगे पार्टिकल्स के इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, और पार्टिकल की इंटरेक्शन बढ़ने के बाद पार्टिकल्स और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, और इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि the condition या that solution in which more solute can be added at a particular temperature and pressure, and the saturated solution is converted into unsaturated solution on heating. Clear? तो saturated solution को हीट करने पर वो unsaturated solution में कन्वर्ट हो जाता है। कब? On heating, हीट करने। ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? दूसरी बात, ये तो हीटिंग इफेक्ट की बात हो गई। अब आइए इसकी कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं, है ना। इसको कूल करने चल रहे हैं। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तब क्या होता है? हीट किए तो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ठंडा करेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे वो ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। धीरे धीरे क्या होंगे, जैसे उसका सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी,
इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन हीटिंग इफेक्ट कॉज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, बट कूलिंग इफेक्ट करने पर क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे? अनडिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जो डिजॉल्व थे वो भी सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट की वजह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज होती है, वही कहलाता है क्या? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए मेटा स्टेबल कंडीशन, मेटा स्टेबल कंडीशन, बिकॉज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे बढ़ाएंगे तो पहले सुपर सैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड में, फिर सैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अनसैचुरेटेड में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी अगर कहा जाए तो अनसैचुरेटेड में होगा, सॉल्यूट इसमें होगा, फिर उसके बाद किसमें होगा? सैचुरेट में होगा, और फिर किसमें होगा? सुपर सैचुरेट में होगा। मतलब सबसे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होगा? सुपर सैचुरेट। याद रहेगा ना, मेटास्टेबल कंडीशन। और ये मेटास्टेबल कंडीशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब मिली आपको? जब आपने क्या किया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल किया। तो कूलिंग इफेक्ट कॉज करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्ट होता है सुपर सैचुरेटेड में, और हीटिंग इफेक्ट कॉज करने पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, बिकॉज मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। देखिए, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज द कूलिंग इफेक्ट ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और सॉल्युबिलिटी में कैसी इक्विलिब्रियम होती है आपको पता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। अभी सबकी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करता हूं, आप उससे नोट्स बना लीजिए। बट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज शुड बी क्लियर, है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब अनसैचुरेट और कब सुपर सैचुरेट में कन्वर्ट होगा, ये क्लियर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक की, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड अदर इंटरेक्शंस। अगला पॉइंट देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ना। थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये समझना है। क्या समझना है? बहुत छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक व्यूज ऑफ सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है क्या? सॉल्वेंट। ठीक है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, इनके बीच में थर्मोडायनेमिकली तीन टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। एक सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो तीन टाइप के इंटरेक्शन सॉल्यूशन में होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन होता है, तीन टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। एक तो सॉल्यूट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, और सॉल्वेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन की नेट एनर्जी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, नेट एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो आप यहां देखेंगे कि सॉल्यूट इंटरेक्शन, क्योंकि बिकॉज बोथ पार्टिकल्स आर सिमिलर, बिकॉज सॉल्यूट तो सेम है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे जो एंथैल्पी चेंज होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो उसको एंथैल्पी चेंज 1 मान लेते हैं। ये एंडोथर्मिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला वाला है एंडोथर्मिक, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो ये एंडोथर्मिक होगा। ऐसे ही सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, वो भी एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि सेम पार्टिकल्स है ना। लेकिन यहां पे जरा सा देखिए, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यहां देखिए मैं जो साइन लगाने वाला हूं, प्लस माइनस लगाने वाला हूं, और ये हो जाएगा डेल्टा S3। तो किसी भी सॉल्यूशन में नेट एनर्जी जो चेंज होती है वो डिपेंड करती है तीन टाइप के इंटरेक्शन पे। कौन कौन से? सॉल्यूट इंटरेक्शन पे, सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे, और सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे। सॉल्यूट इंटरेक्शन जनरली क्या होता है, वो एंथैल्पी चेंज जो देखने को मिलेगी आपको, वो क्या होगी? इट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड इज एंडोथर्मिक, है ना। पहले वाले में देखिए सॉल्यूट इंटरेक्शन में यहां पे सेपरेशन होता है भाई, मॉलिक्यूल
कोलाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो ये दोनों जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन होता है ना। तो सेपरेशन होने पर क्या होता है, जो होता है वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। दूसरा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में भी सेपरेट हो सकता है, में भी डिसॉल्व होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा S3। तो किसी भी सोल्यूशन की नेट एनर्जी, नेट थर्मोडायनेमिक वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है, इन तीनों वैल्यूज पे डिपेंड करती है। तो अगर कोई पूछे थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ सॉल्यूशंस, तो यू कैन से दैट according to thermodynamic view of solutions, sir, the interaction between the particles depends on the following three types, and on that basis we can say that the net energy of the solution is equal to delta H plus delta S2 plus minus of delta S3. It means that value decides the value is positive or negative. That is overall process endothermic or exothermic. Clear? तो आइए अब अगला व्यू देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड अदर व्यूज ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो किसी सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, यहां पे आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो क्या मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हो गया, जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही अगर पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, जनरल कॉन्सेप्ट यही कहता है। और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब अगर बेंजीन में मैं सॉल्ट NaCl डिसॉल्व करना चाहूं जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पोलर और नॉन पोलर कैसे डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर आपको याद होगा, तो डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो सब्सटेंस क्या होता है, वो होता है पोलर होता है। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो नॉन पोलर होता है। और वो डिपेंड करता है किस पे, आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता था ना वेक्टर क्वांटिटी के बेसिस पे, जैसे CO2 है तो CO2 का आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा, तो यहाँ पे डाइपोल इधर जा रही थी और इधर डाइपोल जा रहा था, तो नेट मोमेंट डाइपोल 0 हो जाता था। तो डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे आप पोलरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की। तो पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको डिपेंड करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मैं कहूं बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaCl, CCl4 और NaCl दे रहा हूं, दोनों में से कौन डिसॉल्व होगा, तो बट ऑब्वियस है कि NaCl जो है वो नहीं डिसॉल्व होगा, क्योंकि वो एक पोलर सॉल्वेंट है। बट CCl4 क्या है, अब आप पोलर सॉल्वेंट नहीं जानते, नॉन पोलर नहीं जानते, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फर्स्ट ईयर का टॉपिक रिवाइज करिए, डाइपोल मोमेंट। तो पोलर में नॉन पोलर ऐसा नहीं होगा, पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसी को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट जानना चाहिए इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि ये डिपेंड करता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक पे, कि पोलर है तो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आगे बात हम करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, है ना। किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यहाँ दो क्राइटेरिया डियर स्टूडेंट निकल के आते हैं। एक डिपेंड आता है कि जो आपका रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, मतलब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ। तो आप ऐसे कहिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से ज्यादा हो जाएगी। इस क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा। इट मींस दैट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। कभी कभी क्या होता है, एंडोथर्मिक नजर करके ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, तब क्या होगा। और दूसरा क्या है, जब हम सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट दोनों को डिसॉल्व कर रहे हैं और सोल्यूशन बन रहा है, और एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू 0 से कम है, या यूं कह लीजिए कि डेल्टा एच वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो दो कंडीशन निकल के आती है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर हम NaCl KCl, यहां एग्जांपल देखिए, NaCl KCl KNO3 इस टाइप के सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, सोल्यूशन ठंडा हो जाता है। आप करके घर पे देखिएगा तो होगा क्या, ठंडा का मतलब अंदर से ठंडा नहीं, बाहर से ठंडा होता है, अंदर से क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। तो इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड गिव्स सॉल्यूशन दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम gives delta S is equal to positive enthalpy of solution greater than 0, and that condition according to Lee Chatelier प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। देखिए यहां पे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस वर्ड का यूज करना मत भूलिएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होना शुरू होगी, और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहेगी, अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव है सोल्यूशन बनाना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेस। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी कंडीशन में है। डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है और मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सोल्यूशन के साथ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो विथ हमको फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाना है, रिएक्शन क्योंकि हमको डिसोल्यूशन करना है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए डेल्टा एच बढ़ाना पड़ेगा। डेल्टा एच तब बढ़ेगा जब हीट बढ़ेगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर आपके लिए कोई रिएक्शन दे रखा है और डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, तो आप देख के बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। एग्जांपल जैसे ये हो गया। अब दूसरा आता है क्या, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट हो गया, या फिर सीरियम सल्फेट हो गया, मतलब कोई ऐसे सॉल्ट्स हो गए, तो इन सॉल्वेंट में सॉल्ट्स में क्या होगा, जैसे आपको बता रहा Na2CO3 मोनोहाइड्रेट, Na2CO3.H2O ये हो गया, है ना, लिथियम कार्बोनेट हो गया, Li2CO3। इन सब सॉल्यूशंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट डिसॉल्व होती है, मतलब ये तब डिसॉल्व होता है जब हीट इवॉल्व होती है। तो फिर आइए कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको तो भाई डिसोल्यूशन बढ़ाना है ना, और ये डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट कम करनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब हीट को बढ़ाना है। यहाँ क्या डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, नेगेटिव, मतलब हीट को घटाना है, हीट को हटाएंगे टेम्परेचर को घटाना, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। क्योंकि ये सुटेबल कंडीशन के लिए क्या है, इसके लिए सुटेबल कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट डेल्टा एच की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो फिर नेगेटिव का कोई मतलब ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो कैसा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इन दोनों को डिफाइन करने का सही तरीका डेल्टा एच की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे बोर्ड पूछता है कि एक सॉल्यूशन ए भी है जिसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0 से ज्यादा है, तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या कंडीशन आएगी, बता देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे ना। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आज पहला टॉपिक हमारा ये सॉल्युबिलिटी का टॉपिक खत्म हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, कल मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, तो प्रेशर हैज जनरली नो एनी इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो फाइनली आपका ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक का टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के लिए प्रिपेयर रहिएगा, यहां तक के टॉपिक का प्रॉपर नोट्स डालेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा और इसको स्पेशली प्रिपेयर कर लीजिएगा। सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड कमेंट इट। थैंक यू।